नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आ रही है दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड पर सुनवाई जारी है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है। बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील, केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये ईडी की तरफ से कहा गया। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील का बयान, हमें केजरीवाल से कुछ लोगों का सामना कराना है, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और तमाम तरह के आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। पहला आरोप तो यही है कि सुनवाई में जो भी बातचीत हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कई और लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी है, आमना सामना कराना है। 7 दिन की रिमांड इसी बिना पर, इन्हीं दलीलों के बल पर 7 दिन की और रिमांड ईडी ने मांगी है अदालत से कि 7 दिन की और रिमांड दी जाए ताकि इस पूछताछ को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये कहना है, ये दावा है ईडी के वकीलों का। और साथ ही ये कहा गया है, दरअसल ईडी की तरफ से यशी राजू ने कहा है कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है। और तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त कोर्ट में पेश करने के लिए केजरीवाल को लाया गया था। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा केजरीवाल। सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एसजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एसजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल की ईडी रिमांड पर सुनवाई जारी। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। ईडी की दलील, केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकीलों का बयान, हमें केजरीवाल से कुछ लोगों का सामना भी कराना है। तो ये दलीलें ईडी की तरफ से दी जा रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच जब केजरीवाल पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है और इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल जिस समय गैलरी में जा रहे थे, कोर्ट रूम में दाखिल हो रहे थे, उससे पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर सरकार कैसे चलेगी, जेल से वो सरकार चला रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। जाहिर है निशाना केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर उनका था। हालांकि ईडी के अधिकारी फिर उनको सीधे कोर्ट रूम में ले गए। हालांकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में बोलना शुरू किया है, लेकिन इन सब के बीच ईडी किस आधार पर रिमांड मांग रही है वो हमने आपको बताया। दरअसल ईडी ने ये कहा है कि कुछ लोगों से आमना सामना कराकर, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल से, इसलिए 7 दिन की कम से कम रिमांड जो है वो हमें चाहिए। और अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या ईडी को रिमांड दी जाती है या फिर केजरीवाल को राहत दी जाती है। ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस वक्त केजरीवाल जो हैं वहाँ पर कोर्ट में पहुँच रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो इस पर केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि मुझे फंसाया जा रहा है और इन सब चीज़ों का राजनीतिक षड्यंत्र है ये, इनका जवाब जनता देगी। तो पहले 6 दिन की रिमांड दी थी, यानी उसकी मियाद आज खत्म हो रही थी और उसके बाद हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया था, लेकिन अंतरिम जमानत देने से हाई कोर्ट का इनकार और 2 दिन में जवाब मांगा था, यानी 2 तारीख तक, 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। और उसके बाद 3 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी बीच अब जो सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है उसमें भी ईडी 7 दिन का रिमांड मांग रही है। और अपनी दलीलें ईडी जो दे रही है उसमें वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, या कुछ और लोग हैं जिनका आमना सामना अरविंद केजरीवाल से कराना है, लिहाजा और वक्त मांगा है ईडी ने। 7 दिन का और वक्त कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में मांगा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी की टीम के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। और कोर्ट के बाहर जब उनसे तमाम सवाल जवाब किए गए, जिसमें ये कहा गया
कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। और अरविंद केजरीवाल ने भी अब बोलना शुरू किया है कोर्ट में। कुछ बातें धीरे धीरे आ रही हैं। जो बातें ईडी ने बताई वो भी हमने आपको बताई। 7 दिन की रिमांड मांगी है, सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में, अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया और ये केस 2 साल से चल रहा है, ये कहा है। ईडी का धन्यवाद भी किया अरविंद केजरीवाल ने। तो ये कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में कही जा रही हैं। केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, ये हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया। और अब जो है वो केजरीवाल कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरफ पहले जो दलीलें हैं वो ईडी की तरफ से दी गई। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी क्या कुछ करें, एक बार ये सुनिए। थोड़ा समय बचा है, वो दिल्ली की जनता और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और कोर्ट के माननीय जजेस का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से हर कोशिश कर ली है, राहत नहीं मिली। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अब जो कोर्ट ने इशारा किया है, संविधान विशेषज्ञों को बैठ करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये वाला मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान विशेषज्ञों को बैठकर उन पर फैसला लेना चाहिए। वो ईडी को भी बरगला रहे हैं और कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। ये कहना था मनोज तिवारी का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के। आशीष, क्या चल रहा है? और ईडी ने जो दलीलें रखी हैं वो हमने बता दी हैं। अब सुनाए कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, अबुल आपने बिल्कुल सही कहा, बोलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में मुझे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सी अरविंद का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया मुझसे मिलने आए थे। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मुझसे तमाम विधायक और मंत्री मिलने आते हैं। चौथी है बात, अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं साजिश का हिस्सा हो गया। पांचवी बात, सी अरविंद ने मेरा नाम केवल 3 जगहों पर लिया। सातवीं बात, अगर इस मामले में दूसरे जो गवाहों के बयान हैं उनको कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। 8वां, हर गवाह पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले में अपने बयान को बदल दे। 9वीं बात उन्होंने कही है कि मुझे फंसाने के लिए इस पूरी साजिश को रचा गया। और 10वीं, अपनी साजिश में ईडी जो है वो पूरी तरह से कामयाब हो गई। ये 10 अहम बातें अरविंद केजरीवाल ने अभी अदालत में कही है। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है कि कहीं भी इस मामले में उनका नाम नहीं था, केवल एक स्टेटमेंट सी अरविंद का था, जिस स्टेटमेंट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सी अरविंद ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि दरअसल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी। अब मुलाकात किस बारे में थी उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जानबूझकर गवाहों के बयान बदलने को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, गवाहों को ये तक कहा जा रहा है कि तुम अपने बयान बदल दो तो हम तुमको कुछ रिलैक्सेशन देंगे। कई गवाहों के जो बयान हैं वो मुझको लेकर अलग अलग हैं। 3 अलग अलग गवाहों के बयान का जिक्र उन्होंने अदालत में किया, लेकिन अदालत के सामने केवल एक गवाह का बयान लाया गया जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 गवाहों के बयान क्यों नहीं लाए गए? अरविंद केजरीवाल अभी भी अदालत में बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें कहेंगे। हम अपने दर्शकों के साथ थोड़ी देर बाद एक बार फिर हाजिर होंगे कि अरविंद ने क्या कुछ कहा है। ठीक है आशीष, लेकिन इन सब के बीच ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी और सारे लोग हैं जिनको आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है और उसी के आधार पर 7 दिन की रिमांड मांग रही है। क्या लग रहा है? एक तरफ केजरीवाल बोल रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आने वाले समय में क्या केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, मुश्किलें बढ़ गई हैं अनन्या। अब मुश्किलें इसमें बढ़ना जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को जिस समय कानूनी विकल्प की तलाश करनी चाहिए थी, यानी अक्टूबर 2023 के बाद से, उन्होंने वो नहीं की। ईडी ने अपनी जांच को जारी रखा, ईडी समन भेजती रही और ईडी कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है और कहीं आगे है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया हो, 3 अप्रैल की सुनवाई को सूचीबद्ध कर दिया हो, लेकिन एक सीधा अर्थ में मैं बताऊं तो 3 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल अब किसी दूसरे फोरम में अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करते हैं सोमवार को, जब सुप्रीम कोर्ट खुलता है, तो उसके बाद भी कोर्ट
यही कहेगा कि जब आपका मैटर जो है वो हाई कोर्ट में लंबित है तो आप हाई कोर्ट जाइए। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसे। दूसरी सबसे अहम बात कि अब ईडी ने चूंकि रिमांड एप्लीकेशन मूव की है, हमने 11 बजे अपने दर्शकों को ये खबर बताई थी कि ईडी 7 दिनों की रिमांड मांगेगी। ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईडी कई डॉक्यूमेंट्स के साथ अरविंद केजरीवाल का सामना कराना है, कई आरोपियों के साथ अरविंद केजरीवाल का सामना कराना है। वही सारी बातें ईडी की तरफ से एस राजू जो एसजी हैं उन्होंने अदालत में कही है। बहरहाल ये भी तय मान के चलिए कि आज अदालत जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है वो भी बढ़ा देगा, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी रिमांड मिली है। चूंकि मैक्सिमम 15 दिनों की होती है, 7 दिनों की मांगी है, तो आप मान के चलिए 3 से 4 दिनों की रिमांड जो है वो केजरीवाल को मिल सकती है, मतलब ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। और इस मामले में ईडी की जांच कहां तक पहुंची है ये भी हम बता रहे हैं। हमारे संवाददाता जावेद हुसैन इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, एक आरोप ईडी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगता है कि पैसा कहाँ है। जिस पैसे की बात होती है 100 करोड़ या 200 करोड़ की जो बात होती है, तो मनी ट्रेल जो है वो अभी तक ईडी इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगते हैं, उनके नेताओं की तरफ से लगते हैं। जी देखिए, ईडी का कहना है कि ये पॉलिटिकल जो अरविंद केजरीवाल का जो अपना जो है वो जो आरोप है उससे ईडी का इस पे कोई जवाब नहीं, लेकिन ईडी अपने जो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर अपने एविडेंस को लेकर वो पूरी तरीके से मजबूत है। मैं आपको बता दूं कि जो अब तक है के कविता को जुडिशियल कस्टडी में भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी, जो अभी तक के सूत्रों के हवाले से खबर है। और इस पूरी पूछताछ को रिकॉर्डिंग रखा गया था ताकि किसी तरीके का बाद में कोई अरविंद केजरीवाल या जो जैसे पहले भी नेता आरोप लगाते रहे कि ईडी डराकर या धमकाकर या दूसरे तरीके से वो आरोप लगाते रहे ईडी पर, इसलिए सारी जो क्वेश्चनिंग हो रही है सब रिकॉर्डेड हो रहा है। इसके अलावा जो पूरा एक सीक्वेंस है, जो पैसे का एक लेन देन हुआ है, जो हवाला के जरिए हुआ है, मनी ट्रेल हुआ है, वो पैसा कैसे हुआ है, इसको लेकर भी सीक्वेंस को भी जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जब ये लिकर पॉलिसी को बनाया गया था उस वक्त अरविंद केजरीवाल सीएम थे और पूरे आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के निगरानी में या उनके बिना पूछताछ के ये पॉलिसी कैसे बन सकती है। हालांकि उनके पास किसी तरह का कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग बुलाई गई जो कि ईडी के पास जो एविडेंस के तौर पर, गवाह के तौर पर, जो कि सारे गवाह रिकॉर्डेड है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोर्सेज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि राघव मंगूटा, जो कि साउथ लोबी मंगूटा से पल्ली के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में 2023 जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ईडी के सामने, जांच एजेंसी के सामने उन्होंने बोला था कि किस तरीके से उनके पिता और के कविता के बीच एक एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट के तौर पर 25 करोड़ कैश की जो बात साउथ लॉबी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी से जुड़े मामले में गोवा के 3 नेता हैं जिनको समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की नेता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। उन्हें भी दिल्ली बुलाकर क्या पूछताछ करने की बात कुछ सामने आ रही है? जी देखिए, ये पूरा जो मामला है मैं वही आपको बताना चाहता है कि मनी ट्रेल और हवाला का है। जिक्र ये हुआ है कि 45 करोड़ रुपए जो कि गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है, इसमें से कुछ पैसे हवाला के जरिए गोवा तक पहुंचा है। इसमें अमित मालेकर और रामा राव, जो कि 2 लोगों के बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि वो उनके उम्मीदवार थे। बाकी जो 2 शख्स हैं वो उनका आम आदमी पार्टी से लेने देना कोई नहीं है। वो एक जानकारी के मुताबिक वो बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के गोवा इलेक्शन में कनेक्शन सामने आया है, तो ईडी ने चारों को समन दिया है, नोटिस दिया है पूछताछ के लिए। और ईडी के आज जो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को प्रोड्यूस किया गया है, उसमें ये एक बेहद अहम कड़ी है कि अरविंद केजरीवाल को इन लोगों से भी आमने सामने कराया जाएगा। और ईडी ने कोर्ट के सामने ये भी बात रखी है अभी कुछ देर पहले। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से कुछ और भी लोग हैं जिनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा, जो इस केस से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब सीबीआई को कंप्लेंट मिली थी लीकर पॉलिसी को लेकर, तो करप्शन एक्ट में यह मामला दर्ज हुआ। उसके बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में इस मामले को मामला दर्ज कर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। तो जिस वक्त ईडी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू की थी, उस वक्त कड़ी जुड़ना शुरू हो गया, जिसमें विजय नायर, बुच्ची बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, राघव मंगूटा के पिता विजय नायर, समीर महेंद्रू, उसके बाद मनीष सिसोदिया, सी अरविंद, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। तो ये जो पूरी कड़ी है, इस कड़ी में अभी कई और ऐसे लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक की जांच में ये जो सूत्रों के हवाले से है, तकरीबन
100 से ज़्यादा लोग इसमें पूछताछ किए जा चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे एक ट्रेल में जुड़े हुए हैं। इसमें साउथ की लॉबी की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, या फिर दिल्ली या आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग। ये एक बहुत बड़ा जो ये पूरा लॉन्ड्री जो इस पूरे मनी ट्रेल का मामला है, इसमें कई लोग हैं। अभी कई लोगों को पूछताछ करना बाकी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसमें कई बड़े फेस और हैं, कई बड़े और चेहरे हैं जिनसे लेकिन ED सवाल पूछताछ वही कर है सकती है। जावेद, सवाल वही है। 100 100 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। पहले मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए उठाया, उनको गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, के कविता को गिरफ्तार किया गया, फिर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये 100 करोड़ रुपया जिस रिश्वत की बात हो रही है और उससे भी ज़्यादा, वो पैसा आखिर कहाँ कहाँ गया? अगर गोवा में गया तो वो किन किन लोगों के पास गया? ये तमाम बातें हैं, इस पर मैं आऊँगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये वही बात आ गई जो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर 100 करोड़ आया तो वो गया कहाँ? ये आपको क्रश करना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बात हो रही है, केजरीवाल की तरफ से। राघव मुंगटा ने 7 बयान दिए, ये अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा है। जावेद, अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो आखिर पैसे कहां हैं? ये मैं वो बता रहा हूं जो कोर्ट से हमें जानकारी मिल रही है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल अभी बोल रहे हैं, हम हर हालत के लिए तैयार हैं। ये केजरीवाल ने कहा। राघव मुंगटा के 6 बयानों में मेरा जिक्र नहीं है। उन्होंने 7 बयान दिए हैं, सिर्फ एक बयान में मेरा जिक्र है और उसी को ईडी आधार बना रही है, जबकि 6 बयानों में मेरा कहीं कोई जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि जो 100 करोड़ रुपया है वो कोई छोटी रकम नहीं है। आखिर वो गया कहाँ, किसके जरिए गया, कैसे गया, ये तमाम बातें एस्टेब्लिश करनी होंगी और वो पैसे की रिकवरी करनी होगी ईडी को। जावेद जी, देखिए, राघव मंगूटा का जिस तरह से जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, राघव मंगूटा के पिता जो हैं श्री पल्ली, जो कि उन्होंने बताया था, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल 2023 में। उस स्टेटमेंट में जो ईडी के इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, ईडी के सोर्सेज से, कि उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पूरा जिक्र किया था राघव मंगूटा के पिता ने कि उन्होंने सेशन के दौरान, पार्लियामेंट सेशन के दौरान उन्होंने ऐड देखा था लीकर पॉलिसी को लेकर, जो कि ईडी की जाँच में इस चीज़ को रिकॉर्डेड स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। उस हवाले से जो जानकारी सामने आई है कि ईडी ने ये बताया था कि जो श्री पल्ली है, राघव मंगूटा के पिता, उन्होंने सेशन में देखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि लीकर पॉलिसी को लेकर ऐड आया। ऐड के बाद वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उन्होंने टाइम मांगा। उसके बाद उन्हें अगले दिन का समय मिलता है, तकरीबन 4 के आसपास का, वो भी दिल्ली सेक्रेटरीट में, वो वहाँ ITO के पास, वो वहाँ मिलने जाते हैं। उसके बाद वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। उसके बाद इनके पास, जैसा कि स्टेटमेंट में अभी तक की जांच में है, कि के कविता का फ़ोन आता है। उसके बाद के कविता से इनकी मुलाकात होती है। के कविता इनसे कहती हैं कि उसमें अरविंद केजरीवाल का जिक्र आया, जिसमें खुद ईडी की जाँच में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें भी ये मेंशन है कि अरविंद केजरीवाल जो श्री पल्ली जो है अपने बयान में बताते हैं ईडी की जाँच में कि के कविता कहती है कि अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए मतलब देने हैं, उसको इंतज़ाम करना पड़ेगा। इनके पास 50 करोड़ की बात आती है, उसके बाद 25 करोड़ कैश दिया जाता है, कुछ पैसे अलग से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये पूरा जो है रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। इसको ईडी अपना बेस बनाकर अब जो गोवा से जिन 4 लोगों को नोटिस दिए है ईडी, इसके अलावा कुछ और जो सोर्सेज से है कि कुछ और बड़े फेस है जिनका लीकर पॉलिसी कनेक्शन है, उनको भी ईडी समन देगी। लेकिन अभी फिलहाल जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों में से 2 लोगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने खुद कहा कि वो उनको उम्मीदवार थे। अब जो बाकी 2 लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बिजनेसमैन है, उनका मनी ट्रेल और जो हवाला के भी जरिए कुछ पैसे गोवा इलेक्शन तक पहुंचा। तो हवाला के जरिए का पैसा और जो ईडी के स्टेटमेंट में इन्होंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में इन्होंने अपना बयान दिया है, जो ईडी के जांच अधिकारियों के सामने दर्ज है, राघव मंगूटा हो, विजय नायर हो, या फिर मंगूटा के पिता हो अभिषेक बोनीपल्ली हो, या बुच्ची बाबू हो, जिसमें के कविता के सीए भी हैं। तो ये सारा कन्वर्सेशन सीडीआर की अगर बात करें या टेक्निकल एविडेंस की बात करें या डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो ये सारा ट्रांजैक्शन जो है ईडी ने
अपनी जांच में इसको शामिल किया है और इसी को लेकर ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। और अब गोवा में किस तरीके से पैसा खर्च हुआ, हवाला का जो पैसा, कुछ पैसे भेजे गए वो कैसे भेजे गए, किसके पास भेजे गए, अमित वालेकर जो कि इस वक्त ईडी के सामने आज पेश होंगे, जो नोटिस उन्हें मिला। उसके अलावा राम राघव हैं जो कि वो भी गोवा से ही है, उम्मीदवार थे। किस तरीके से उनके पास पैसा अकाउंट, आप ईडी और जो जांच एजेंसियां हैं उनके जो काम करने के तरीके हैं आप बखूबी उनसे वाकिफ हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इस केस में अरविंद केजरीवाल वाले केस में क्या ईडी के पास सबूतों के तौर पर सिर्फ लोगों के बयान हैं या कोई टेक्निकल एविडेंस, ऐसा एविडेंस है जिससे ये साबित हो रहा है कि किसने पैसा दिया, कहाँ पर पैसा डिलीवर हुआ, कहाँ पर हवाला के ज़रिए पहुँचा और किस किस को बटा, पैसे की रिकवरी की बात जो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उठ रही है, या इस तरह के सबूत भी कुछ पेश किए हैं? देखिए, जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से खबर है, ईडी के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उनके पास वो तमाम एविडेंस है, टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेशन, जिसको लेकर वो मजबूत है। मैं आपको अबुल याद दिलाना चाहूँगा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी शुक्रवार के दिन, उससे पहले उसी दिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर जज ने अपने चैम्बर में मंगवाया था। उन तमाम फाइल्स को, उन एविडेंस को, जो ईडी की फाइल थी इस लीकर पॉलिसी को लेकर, उसको जज ने कहा था कि मैं अपने चैम्बर में देखना चाहता हूं। उससे पहले कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या आपके पास वो सारे तमाम सबूत या इन्वेस्टिगेशन हैं जिसको लेकर आप अरविंद केजरीवाल को नोटिस से बुलाना चाह रहे थे या फिर आप उनकी गिरफ्तारी मैं चाह आऊंगा रहे हैं। आपके पास। तो एक बार फिर मैं बता दूं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार फिर मैं बता दूं। मेरे पक्ष में जो बयान दिए गए वो रिकॉर्ड में नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल अभी अभी बोल रहे हैं राउस एवेन्यू कोर्ट में। ईडी ने हालांकि कहा कि हवाला के जरिए पैसा पहुंचा, अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली है। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल बोले कि अगर 100 करोड़ की रिश्वत है तो वो रिश्वत कहाँ है, क्या सबूत उसके हैं। राघव मुंगटा जो कि इस मामले में गवाह हैं, दबाव में सरकारी गवाह बने, ये मुंगटा ने कहा। मेरे पक्ष में जो बयान दिए गए वो रिकॉर्ड में नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 बयान दर्ज हैं राघव मुंगटा के, लेकिन मेरा जिक्र सिर्फ एक बयान में है, 6 बयानों में उनके मेरा जिक्र नहीं है। तमाम तरह की बातें कही हैं, अब दलीलें हो रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV के, अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर, हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, जो कुछ इस समय कोर्ट में हो रहा है इस पूरे मामले में, अरविंद केजरीवाल की अपनी दलीलें हैं, ईडी की अपनी दलीलें हैं। ईडी कह रहा हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर मैंने रिश्वत ली तो वो पैसा गया कहाँ। ईडी कह रही है कि हवाला के जरिए आपने भेज दिया गोवा, वहाँ के चुनाव में काम आ गया, कि कविता को गिरफ्तार किया गया है, कुछ पैसा उनके पास होने की बात हो रही है, लेकिन पैसा नहीं पकड़ा गया। पैसा कहाँ गया ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं ईडी की जांच को और इस पूरे मामले में? अबुल जी, अगर देखिए पूरे ईडी के प्रकरण को देखें हम लोग, तो ईडी इस मामले की जांच कोई उन्होंने आज से प्रारंभ नहीं की है। ईडी की जांच 2 साल पहले से ही लीकर पॉलिसी को लेके चल रही है, लेकिन अभी भी ऐसे में जो कुछ बड़े सवाल बने हुए हैं, और सवाल ये है क्योंकि ईडी को माना जाता है कि वो मनी ट्रेल की पूरी तरह से एक्सपर्ट है। वो 100 करोड़ के मनी ट्रेल की क्या स्थिति है, वो पैसे कहाँ हैं, आकाश में है, पताल में है, गोवा में है, तो गोवा में कहाँ पे है, इसको लेके जो जानकारी पुख्ता ढंग से आनी चाहिए वो चीजें देखिए सामने में नहीं दिख रही है। सामने में क्या दिख रहा है कि कई लोगों के बयान, जो पहले आरोपी बनते हैं, उनको अचानक से, जो लोग बयान अपने बदल रहे हैं, अचानक से जिनके बयान में पहले केजरीवाल के नाम नहीं आते हैं, बाद में उनके नाम आते हैं, उनको देखिए उनका मनी ट्रेल बड़ा क्लियरली नजर आता है। अबुल जी, वहां पे भले ईडी नहीं जा रही है, लेकिन एक सामान्य जनता को भी वो नजर आ रहा है। मान लीजिए कि अभी जो है कि राघव मंगूटा की बात हो रही है। अभी राघव मंगूटा कौन है, उनके पिताजी कौन है, इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कितने सारे बयान दिए, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 बयान दिए, जिसमें से 6 बयान में हमारा नाम नहीं था, तो बयान में नाम दिया गया, क्या किसी दबाव में नाम दिया गया। पी शरद चंद्र रेड्डी, जिसके नाम को भूलना नहीं चाहिए, सोचिए उनको बैक पेन के आधार पे जो है कि आराम से अबुल जी ईडी से जो है कि उनको जमानत मिल जाती है, और ईडी उनके जमानत का विरोध नहीं करती है, इतने हल्के फल्के शारीरिक मामलों में मिल जाता है। ठीक है, मैं आलोक जी का रिएक्शन ले लेता हूं जरा। आलोक जी, ये जो पूरा मामला है, रस्साकशी फिलहाल ये चल रही है कि ईडी कह रही है आपराधिक मामला है,
रिश्वत का मामला है और आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का पूरा जोर ये है कि ये मामला पूरा पॉलिटिकल है। अभी भी जाते वक्त उन्होंने कोर्ट रूम में कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है और हम इससे उबर जाएंगे। तो ये पूरा एक इस समय ये रस्साकशी चल रही है। एक तरफ पॉलिटिकल मामला बनाने की कोशिश है ईडी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि ये पूरा मामला आपराधिक रिश्वत से जुड़ा हुआ है। अबुल जी, मैं इसको राजनीति से आप और हम लोग बिल्कुल अलग हैं, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर एक पत्रकार के नाते, और मैं संवाददाता भी रहा, संपादक बनने से पहले भी, इसलिए कहूंगा कि इसको दो तरह से देखें। किसी नीति के बनने में भ्रष्टाचार का मामला आने पर 1986 का हाई कोर्ट का बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि यदि उसमें भ्रष्टाचार दिखाई दिया, आपने अबुल जी पहले भी अभी बीच में एंकरिंग के समय भी कहा पैसा कहाँ दिख रहा है, पैसा नहीं दिख रहा होगा तब भी केस यदि भ्रष्टाचार का बनता है और दूसरे उसके पॉलिसी बदलने को लेकर के निर्णय अदालत के हैं, मेरे आपके नहीं है जी, और चीफ जस्टिस जो देश के रहे उनका निर्णय है, मेरा भी नहीं है, वो अब नहीं रहे दुनिया में, जयस वर्मा जी, उसको कोई बीबी लाल भी, अभी राहुल लाल जी हमारे साथ है, वो भी उठाकर देख ली, 1986 का जजमेंट है। तो भ्रष्टाचार का मामला वो मध्य प्रदेश का शराब नीति कोई था, शराब नीति बदलने पर मेरा कहना यही है कि रिश्वत का मामला अलग है। कई देखिए मर्डर हुआ, चाकू कहाँ मिला, इस पर भी 10 साल बाद टूट भी जाता है, चाकू कौन सा है, चाकू बदल दिया गया, रिवॉल्वर बदल गई, क्या हुआ। देखिए कानून की कई धाराएं, जो कि मैं कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट भी उस समय जाता था जब ये शराब नीति पर मामला आया था, ये 85-86 की बात है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दो अलग अलग मामले हैं। हाँ, राजनीति है, सरकार इसकी है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो खाली एक अपराध की जो एक सामान्य समझ अपने दर्शकों को मालूम और हमको आपको मालूम हो जी, ये केस यदि उस आधार पर प्रमाणित नहीं होगा तो छूट ही जाएंगे, लेकिन अदालत में नीति बनने में भ्रष्टाचार हुआ, इसके आधार पर केस है। ईडी का भी नहीं हुई, सीबीआई भी जब जांच करती है, बोफोर्स का मामले में कितने साल लगे, लोग मर गए, कुछ जेल में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो जाएगा। अभी इसमें सीबीआई आने वाली है, सीबीआई ने जैसे ही ईडी छोड़ेगी, सीबीआई के पास जो केस दर्ज है उसमें उनकी फिर गिरफ्तारी होगी। ये मामला बहुत पेचीदा है, राजनीति इसमें जुड़ी हो, उसमें जो भी चुनाव का टाइम उन्हें आने दिया केजरीवाल, मैं तो ठीक है, मामला बहुत पेचीदा है और कानून में इतनी पेचीदगियां हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक बार मुकदमा लग जाता है तो बाहर निकलना, अपने आप को साफ सुथरा साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिमांशु जी, कितनी मुश्किल है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सिचुएशन? काफी मुश्किल है। जिस दिन इनको पकड़ा, मतलब जिस दिन वो कोर्ट में गए सुबह में, और कोर्ट ने चैम्बर में, जज ने चैम्बर में देख के बोला कि इसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं, और फिर 2 घंटे के अंदर ईडी गया उनके घर पे और रात को उनकी गिरफ्तारी हो गई। तभी से मामला उनके लिए विकट हो गया। बहुत सीधी सी बात है कि देखिए, ये अभी ऐसा हो गया कि देश की न्याय प्रणाली एक तरफ और अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो एक तरफ। अब विश्वास किस पे रखोगे? देखिए, मैं आम आदमी की नजरिए से आज बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते भी हम लोग वो देखते हैं कि आप जुडिशरी को चैलेंज तो कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल है, ये है, वो है, ये सब बिक गए हैं। आप कभी कह सकते हो जब आप उसको पुरवार कर सके। और क्या अरविंद केजरीवाल ये सब चीजों को पुरवार कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक बहुत सीधी सादी साइकोलॉजी होती है। आपको ये समझने की जरूरत है कि चोर कभी सामने नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, वो तो हमेशा ऐसा ही बोलेगा मैं निर्दोष हूं, और वो निर्दोष बनने की पूरी कोशिश करता रहेगा। आज भी जो हुआ कोर्ट रूम में जाने की वजह, मुझे तो ये दिखता है, मैं सीधी भाषा में अगर कहूं तो ठीक है, मैं कमेंट ले लूं, जरा अरविंद जी का भी कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि 1 हफ्ता सीएम को आपने रखा हिरासत में, और अब फिर आप मांग रहे हैं, 2 बरस से ये नाटक चल रहा है, तो सीएम को गिरफ्तार करने के पहले आपने क्या होगा? चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, एक बड़ी खबर ले लें जरा इसी केस से जुड़ी। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई अब पूरी हो गई है। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित कर लिया है जज साहिबा ने। केजरीवाल की रिमांड पर अब सुनवाई पूरी हो गई है। 7 दिन का रिमांड ईडी ने और मांगा है। फिलहाल फैसला सुरक्षित है।
6 दिन का रिमांड पहले दिया गया था। जावेद के पास और जानकारी है। जावेद। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से पहले ही ये खबर आ रही थी कि ईडी 6 से 7 दिन की जो रिमांड है वो ईडी कोर्ट के सामने रखेगी और उन्होंने एप्लीकेशन इसके लिए मूव कर दिया था। ईडी की तरफ से जो जानकारी मिल रही थी सूत्रों के हवाले से, अभी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ईडी ने बताया कि गोवा से जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनको नोटिस दिया गया है। गोवा इलेक्शन में इस आबकारी नीति में जो रिश्वत का पैसा आया था उसका आधा हिस्सा जो है वो वहाँ पर पहुँचा था, हवाले के जरिए पहुँचा था। इसके अलावा कई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा इस पॉलिसी को लेकर जब ये पॉलिसी बनी उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग के लिए कहा गया। जिस वक्त मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर और सी अरविंद और संजय सिंह लोग मौजूद थे। इसके अलावा इस पैसे में अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से राघव मंगूटा और इसके अलावा राघव मंगूटा के पिता ने अपने ईडी के स्टेटमेंट में बताया था कि किस तरीके से जो पैसे का एक ट्रेल है किस तरीके से मांगा गया, उसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है। कविता का भी नाम उसमें आया था इन्वेस्टिगेशन में कि कविता ने इस बात का जिक्र किया था। जो ईडी की जांच में इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल रिकॉर्डेड रखा गया है। ईडी इसके अलावा और जब अरविंद केजरीवाल की पहली गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी ईडी ने कोर्ट के सामने मजबूती से कहा था कि उनके पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स और कई चीज़ों के सीक्वेंस को मैच कराना, क्योंकि कुछ जो सूत्र जो ये भी जानकारी अबुल कि देखिए इसमें एक डायरी भी मिली थी। जो जानकारी है वो ईडी के पिछले साल के इसमें जिसमें कई ऐसे नाम मेंशन थे, उस नाम के बाद ही ईडी ने इस बाकी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। उसके रोल के हिसाब से लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है, बहुत बड़ा चेन है जो ईडी अपनी जांच में उन्होंने अपनी जांच को पूरा किया और कोर्ट के सामने रखा। इसमें कई और ईडी का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इसमें कुछ फोन्स का भी जिक्र हो सकता है कि अभी जैसे कि अरविंद केजरीवाल के फोन की बात आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और किस किस लोगों से कनेक्टिविटी था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम थे, किन किन लोगों से बात हो रही थी। मनीष सिसोदिया के वक्त का जो कुछ फोन है उससे जुड़े बाकी लोग हैं उनके फोन्स, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस, जो चैटिंग और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो चीज़ें जो इस पूरे पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट किया गया था, कितना बेनिफिट दिया जा रहा था, क्योंकि जो शराब के बड़े कारोबारी हैं वो पूरी तरीके से इंटरेस्ट थे इस लीकर पॉलिसी में इन्वॉल्व होना। इसके लिए पेशकश भी की गई थी। 338 करोड़ की मनी ट्रेल का जिक्र जो है ईडी पहले कर चुकी कि जो शराब के बड़े कारोबारी हैं, जिसमें कई बड़े कारोबारी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिसको ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो उन लोगों का भी एक तरह से पूरा रिश्वत देना, इस पैसे को पंजाब और गोवा इलेक्शन के लिए एक तरह से फंडिंग के तौर पर और जो इस पूरे पॉलिसी को उनके बेस के हिसाब से बनाना, जो ड्राफ्टिंग का जिक्र आया, ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग को और कुछ पेजेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। बताया गया कि इसको कुछ और इम्प्लीमेंट करो जिससे कि सामने वाले को ऑब्लाइज किया जा सके, मतलब उनको बेनिफिट दिया जा सके। तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो ईडी का दावा है कोर्ट के सामने की। ठीक है, ये तमाम बातें मैं आऊँगा आपके पास। अरविंद जी, ये जो कानून है PMLA, इसको मैं पढ़ रहा था तो इसमें बड़ा मुश्किल है। तो ज़मानत मिलना मुश्किल है, अंतरिम ज़मानत नहीं मिलती है, अग्रिम ज़मानत के लिए बड़ी कड़ी शर्तें हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आरोपी को अपने आप को साबित करना होता है कि वो इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है, और ये साबित करते करते काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो ये कितनी बड़ी मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, मुश्किल है। मैं तो मानता हूं कि ये शराब का जो ठेका हुआ उसमें गड़बड़ है, लेकिन जो प्रोसेस ईडी चला रही है 2 बरस से, और वो नाटक से ज़्यादा नहीं कुछ लग रहा है कि आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने तक आ जाइए और आपके पास अभी भी आप उनको किंगपिन कह लीजिए, लेकिन अभी भी आप एविडेंस ढूंढते फिर रहे हैं 2 बरस में। 1 बरस से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में रखा हुआ है और उनसे कुछ नहीं निकलवा पाए। बाकी मंत्री MP यही तो जो अपराध। अरविंद सर, ये जो अबुल ने सवाल पूछा, इसी से ही एक सप्लीमेंट मेरा यही कि अभी पिछली बार हुआ क्या था कि अदालत ने एक तरीके से फटकार लगाई, आम आदमी पार्टी कह रही थी ईडी को कि आप इस तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लगातार किसी को ऐसे कस्टडी में नहीं रख सकते, जो है ज़मानत उसका अधिकार है। लेकिन ये सब फटकार के बावजूद भी ज़मानत मिलती नहीं।
और एग्जाम्पल जो है मनीष सिसोदिया सबसे पहले हैं, फिर अरविंद केजरीवाल अभी जो है इससे गुजर ही रहे हैं। भाई अदालतें जो हैं वो कर रही हैं, इसको लेकर के वॉर्न कर रही हैं, लेकिन जमानत वो भी नहीं दे रही। नहीं, देखिए अदालत का भी कामकाज कैसा है, अब मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा, लेकिन आज जज फैसला, बंगाल का जज सारा फैसला किस पक्ष में देता रहा और कल को वो पार्टी का कैंडिडेट बन गया, तो इसलिए अदालत भी स्क्रूटनी, अच्छा, और लीगली भी अदालत स्क्रूटनी से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बेंच का आ जाता है तब भी आप उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हैं कि आप ये पक्ष आपने नहीं देखा, तो इसलिए अदालती प्रोसेस अपनी जगह है और फाइनल जजमेंट आने के पहले उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल चीज़ है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है, और ख़ास तौर से मैं ईडी के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि ईडी जो कर रही है, और ईडी सिर्फ आज दिल्ली में नहीं कर रही है, आप हर दिन का डायरी उठा लीजिए तो केरल के चीफ मिनिस्टर की बेटी, तो बंगाल में एमपी, पुराने एमपी के माने बिहार में एमएलए के, ईडी क्या करने वाली है? ईडी चुनाव करा रही है, चुनाव के पहले ईडी की ये सक्रियता और इस किस्म से सारे विपक्षी निशाने पर होना, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं है। ठीक है, और अरविंद आलोक जी आप क्या मानते हैं? तो जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं, अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी में ईडी क्यों थी? देखिए, मैं तो क्या इनको याद दिला रहा था, वीपी सिंह जी ने गांधी मैदान पटना में बाकायदा कहा था ये चेक नंबर है, राजीव गांधी को इससे पैसा मिला इस बैंक से। वीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बन गए तो क्या सजा राजीव गांधी को भेज पाए कुछ? मेरा ये कहना है कि ये प्रोसेस, देखिए, ये कहे कि ईडी भगवान नहीं है ना, किसी का गर्दन मरोड़ करके सारा रिकॉर्ड निकाल देगी। देखिए, इतनी लंबी प्रक्रिया है, ईडी का, सीबीआई के स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग जांच करने के लिए जाते हैं, आप कहें भाई सारा इसी पर जोर लगा देते, दूसरे मामले छोड़ देते, ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, मेरा कहना है कि ईडी अपनी प्रक्रिया है, नियम पीएमजी, ये जो कानून है नया, ये और बाद में बना है, ये भी मैं मान रहा हूँ। इसमें बहुत कड़े प्रतिबंध, ऐसे कई प्रतिबंध मीडिया पर हो सकते हैं। आप हम कोई बोल रहे हैं कल गलत मानहानि का मामला केजरीवाल मुझ पर, आप पर भी कर सकते हैं, या दूसरा पार्टी कर सकती है। तो मेरा कहना है कि नियम समय के साथ बदले हैं और स्थितियां बदली है। लेकिन देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल जी, यदि, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, यदि उनका क्लीन चिट था, मेरे बारे में कोई आता है तो मैं कहता हूँ पहली बार जाकर के मामला, पहली बार गए, आपने अपना पूरा सफाई दे दिया और उसके बाद कहा देखिए मैं तो पेश हो गया, मैंने अपनी बातें कह दी है। अभी कल उनकी पत्नी ने कहा कि आज वो ऐसा रहस्योद्घाटन करेंगे, कल रात से मैं जाग रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे सोच रहा हूँ, पता नहीं सुबह 7 बजे, बल्कि मेरे पास किसी उस पर आया यूट्यूब पर कि वो अभी करने वाले हैं, दूसरे चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि अभी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो मुझे लगा कि अभी आ रहा है 7 बजे, पता नहीं कोर्ट तो अभी खुला नहीं है। तो ये इस तरह के गिमिक करना, धोखा देना जनता को, अदालत को, पुलिस को, सीबीआई को, ऐसा तो दुनिया में कोई ऐसा ठग मैंने नहीं देखा नटवर लाल जो इतना बड़ा ठगी कर सके, जिसके ऐसे लोग हों जो इस प्रचार तंत्र को उपयोग करके, चाहे वो सरकार करती, सरकार का भी क्या, अमेरिका सीआईए कैसे साथ आ रहा है, अमेरिका प्रशासन बड़े बड़े नेताओं को के लिए नहीं कभी बोला भारत के इसके पिछले 25 साल में, लेकिन इसके लिए बोल रहा है, केजरीवाल के लिए, लालू यादव के लिए क्यों नहीं बोला था और लोगों के लिए क्यों नहीं बोला था? इसलिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर यदि उनकी सरकार कर रही थी, या 2G स्पेक्ट्रम में पी चिदम्बरम थे, उनके लिए क्यों नहीं बोला था? जी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं था ना, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। नहीं, लालू थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो दिया इस्तीफा, वो तो मोरालिटी के आधार पर दिया, वो दिया, शिवसेना ने इस्तीफा दिया। मेरा कहना है कि जो आरोप लगाए गए, आप देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के नहीं थे, उनका आरोप मेरे हाथ में सामने कागज रखा है, सबका है। अगस्त 2016 में उन्होंने कहा जांच कराइए, सीआईए की फंडिंग इनको हुई है और इसकी जांच होना चाहिए, आतंकवादियों को पैसा देने का हुआ। ही वाज चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, ही वाज नॉट बीजेपी चीफ मिनिस्टर। ये केवल एक सरकार का हो, एक नेता का हो, ठीक है, सबका हो। राहुल लाल जी का एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ईडी को लेके जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, केजरीवाल तक मामला सीमित नहीं है। मामला ये है कि देखिए, इस समय चुनाव आचार संहिता की स्थितियां बनी हुई है बुल जी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1973 का जो केशवानंद भारती का मामला है, जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े बेंच 13 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा, और जिसमें यह भी कहा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना जो है कि वो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है।
तो इसमें अचानक से ईडी जिस तरह से पूरे विपक्ष के लिए सुपर एक्टिव हुई है, तो क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो इक्वल प्लेटफॉर्म मिलने की स्थितियां दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को वो इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। घोटाला तो 2 साल, शराब घोटाला कब से चल रहा है? कांग्रेस क्या कह रही है? विसल ब्लोअर कौन था? कितने समय ना, तमाम चीजें हैं ना। ठीक है, एक टाइमलाइन में तो कुछ होती राहुल लाल। ठीक है, सचिन जी केवल एक चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए ये तमाम मामले 2 साल पहले से चल रहे हैं, लेकिन भाई बहुत सारे पुराने मामले भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चले गए हैं विपक्ष के सेना को छोड़ के, उठाना लाजमी है, टाइमिंग को लेकर के लाजमी है, लेकिन सिर्फ इसी को लेकर के हम ये नहीं कह सकते ना कि विपक्ष जो है वो विक्टिम कार्ड होगा। ठीक है, मैं एक बार जावेद के पास चलता हूँ। जावेद, कब आएगा फैसला? सुरक्षित रखा गया, कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, जैसे जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा हो गया है। अब कुछ ही देर में कोर्ट जो है, जज उनकी तरफ से कोर्ट बताएगा, फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया। जिस तरीके से ईडी ने अपने तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है 7 दिन की रिमांड। अरविंद केजरीवाल से अभी और भी पूछताछ करनी जरूरी है, इसमें अभी जाँच को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें गोवा कनेक्शन है, इसके अलावा पंजाब, माफ़ कीजिएगा, पंजाब कनेक्शन का भी जो जिक्र है, हालांकि अभी कोर्ट में नहीं रखा गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से कि पंजाब जो कनेक्शन है वो भी इसमें कहा कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों को विटनेस बनाए, आरोपी बनाए गए, उन आरोपियों की बार-बार स्टेटमेंट नोट की गई। अगर हम बात करें 3 लोगों के बारे में, आज अरविंद जी ने कहा, उनकी 5-5, 6-6 स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। 5-6 स्टेटमेंट के तक जब तक रिकॉर्ड की गई, जब तक अरविंद जी का नाम नहीं लिया, जब तक मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं लिया। उसके बाद जैसे ही मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी का नाम आता है तो उसकी कोई भी आगे रिकॉर्डिंग नहीं होती है। कोई को पावर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ग्रेड ए ऑफिस एंड रिटेल स्पेसेस एट ACE 153. कॉल 8882520000। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। One final opportunity. ACE tablet, Sector 152, Noida. Call 8882520000। तो इस वक्त केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को रखा हुआ है। ये फिलहाल ईडी ने तर्क दिया है। केजरीवाल बातों को घुमा रहे हैं या चीज़ों को बरगला रहे हैं, ऐसा कहा जाए। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई पूरी होगी है, कुछ देर में फैसला आएगा। 7 दिन की रिमांड मांगी। कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ सीधे रिश्वत मांगने का ईडी ने बड़ा आरोप लगा दिया है केजरीवाल पे। देखिए, ये तो अब आप ईडी से पूछना कि 1922 अगस्त में DCI होती है, पहली अरेस्ट होती है, उसमें 4 कंप्लेंट फाइल होती है, सप्लीमेंट्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। उसमें कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि भाई केजरीवाल पर कोई इल्ज़ाम है। अचानक अब जब चुनाव, मैं तो हालांकि लॉयर इस बात में नहीं मैं पढ़ता, पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी, तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी। या जब समय आएगा, जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो आज यही बात ऐसे काउंसिल सर, आप संतुष्ट हैं? केजरीवाल ने खुद अपनी सारी बातें कह दी या कुछ कहना था जो रह गया, मौका नहीं मिल पाया? नहीं, अब ऐसा है कि जज साहब ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, पर मैं समझता हूँ कि आज के दिन इतना ही कहना काफ़ी था। ठीक है, नहीं मैंने तो सुना नहीं ऐसे अभी। सर, ईडी का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने सबमिशंस किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, वो इस केस से बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है। अब ये तो आप लोग भी इतने दिन से मेरे से ज़्यादा फॉलो कर रहे हो इस केस को, ये आप लोग तय करो
कि रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर एक एक्यूज इस केस का, और वो एक आपको याद होगा 6 दिन पहले जब आर्गुमेंट किया लर्नेड एएसजी ने, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी कोई पार्टी भी, अगर पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व होती है तो वो भी कंपनी मानी जाएगी और वो भी एक्यूज बन सकती है। तो अगर आम आदमी पार्टी एक्यूज बन सकता है तो बीजेपी भी एक्यूज बन सकती है। अगर बीजेपी को उसी एक्यूज ने जिसकी बेल हुई उसने 50 करोड़ दे रखे हैं तो वो किस चीज में आएंगे, ये तो आप लोगों को तय करना है। मैं तो जब कोर्ट में केस आएगा जब देखेंगे, पर आपको खुद मालूम होना चाहिए कि वो पैसे किस बात के दिए थे उसने। अच्छा, एक बात की रिमांड पे थे, क्या ईडी ने कुछ पेश किया कि 6 दिन में उनसे क्या क्या पूछ चुके, क्या क्या निकल के सामने आया? नहीं, ईडी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या हुआ। ये उन्होंने कहा कि आगे हमने क्या करना, उस बारे में उन्होंने रिमांड मांगा। एक बात और कही केजरीवाल जी ने कि गवाहों से जबरदस्ती डरा धमकाकर ईडी ने दबाव बनाकर बयान लिया, लेकिन ईडी कह रही है कि ये तो ट्रायल का विषय है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सारे विषय ट्रायल के हैं, पर इस समय तो रिमांड का